देश के हर कोने से खबर आ रही है, कुछ राजनीति के उबलते खेल से, कुछ हादसों की भयावहता से, कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारे और आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या नीतीश कुमार अपनी 2 दशक की सत्ता बचा पाएंगे या तेजस्वी यादव की महागठबंधन की ताकत इस बार बदल देगी राजनीति का नक्शा? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है और राहुल गांधी का बड़ा हाइड्रोजन बम बयान, वोटर लिस्ट और चुनाव गड़बड़ियों पर खुलासा। और अंत में बात दिल्ली एनसीआर की, जहां हवा ने फिर घुटन भरी। पर क्या प्रदूषण का असली कारण पराली है या कुछ और? इन सभी मसलों की तह तक जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी, राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। प्रियंका ने मोदी पर साधा निशाना, बोली अपराध और भ्रष्टाचार नियंत्रण से ज्यादा। मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत। बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, बोले राहुल गांधी। बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 11 हुई, 20 घायलों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में राहुल गांधी का वोट हेरफेर का दावा बेबुनियाद, चुनाव आयोग ने किया पलटवार। अभिनेता विजय बने टीवीके के सीएम उम्मीदवार, गठबंधन पर होगा जल्द फैसला। संजय राउत हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कुछ दिन पहले ही बीमार होने की दी थी जानकारी। सोने चांदी की कीमतों में आया बदलाव, 1,21,630 रुपए हुआ 24 कैरेट गोल्ड। चीन से बढ़ते पाइप आयात पर भारतीय उद्योग की चेतावनी, डंपिंग और सुरक्षा खतरे को लेकर जताई चिंता। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बिहार की राजनीति फिर से गरमाने वाली है। पहले चरण के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल यानी कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर 3.75 करोड़ मतदाता अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी 2 दशक लंबी सत्ता की कड़ी जकड़न बनाए रख पाएंगे या तेजस्वी यादव की महागठबंधन की धुआंधार ताकत इस बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएगी? आइए जानते हैं। आपको बता दें, दरभंगा, मुंगेर, पटना प्रमंडल और मिथिलांचल की सीटें इस बार हाई प्रोफाइल बन चुकी हैं। तारापुर, अलीनगर, सरायरंजन, मोकामा और लखीमसराय पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। वहीं पहले चरण के सियासी समीकरण की बात करें तो पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखुपुरा और नालंदा जिले शामिल हैं। कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1,192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो दरभंगा की 10 सीटों पर 4 हाई प्रोफाइल, जाले से नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, समस्तीपुर से सराय रंजन से मंत्री विजय चौधरी और उजियारपुर से वरिष्ठ नेता आलोक कुमार मेहता, मुंगेर प्रखंड के तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मधेपुरा और सहरसा से जेडीयू और राजद में कड़ा मुकाबला है। आपको बता दें, 2020 में पहले चरण में एनडीए ने 61 सीटें और महागठबंधन ने 59 सीटें जीती थीं। इस बार महागठबंधन में आरजेडी 72 सीटें, कांग्रेस 24, सीपीआई माले 14, बीआईपी और सीपीएम 6, इंडियन
इंक्लूसिव पार्टी 2 और अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी शामिल हैं। एनडीए में जेडीयू 57 और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एलजेपी 13 और आरएलएम 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। इस बार जेडीयू और महागठबंधन से ही नहीं बल्कि जन स्वराज पार्टी से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। 2020 में जेडीयू ने पहले चरण की 43 सीटों में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जाहिर है पहले चरण के चुनाव से बिहार की सियासी दिशा तय होगी। मंत्री, उपमुख्यमंत्री और युवा नेता आमने सामने हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों की साख इस चरण में दांव पर है। 6 नवंबर को 3.75 करोड़ मतदाता तय करेंगे कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का 2 दशक लंबा वर्चस्व इस बार टिक पाएगा या तेजस्वी यादव की ताकत इस बार झंडा फहरा देगी। 121 सीटों की ये जंग सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति की कहानी भी तय करेगी। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। मंगलवार दोपहर लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास हुई भीषण ट्रेन टक्कर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गेवरा बिलासपुर लोकल ट्रेन तेज रफ्तार में बिलासपुर की ओर बढ़ रही थी, तभी सामने खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ यात्री ट्रेन की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे हुआ ये भयावह दुर्घटना? क्या ये मानवीय भूल थी या तकनीकी खामी? और क्या हमारे सुरक्षा मानक इतने मजबूत हैं कि इस तरह के हादसों को रोका जा सके? आज हम इसी हादसे की हर बारीकी से पड़ताल करेंगे। आपको बता दें, हादसा उस समय हुआ जब कोरबा से बिलासपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन लाल खदान क्षेत्र में अपनी निर्धारित रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन बिलासपुर स्टेशन तक केवल 8 किलोमीटर दूर थी। इसी बीच सामने खड़ी मालगाड़ी से टकराने के कारण पैसेंजर ट्रेन का इंजन और महिला आरक्षित बोगी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 3 बोगियों की पटरी से उतर जाने और यात्रियों के फंस जाने के कारण राहत कार्य जटिल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त तेज ब्रेक और जोरदार धमाके की आवाज आई। कुछ यात्री खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचा सके, जबकि कई लोग बोगियों में फंस गए। राहत और बचाव दलों ने गैस कटर और क्रेन की मदद से बोगियों को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला। रात करीब 2:30 पर 3 शवों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक छात्रा प्रिया चंद्रा की पहचान हुई। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में बिलासपुर के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में सिग्नल फेल होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रेन ने संभवतः सिग्नल को पार कर लिया था, जिससे सामने खड़ी मालगाड़ी से टक्कर हो गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में आधुनिक सिग्नलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम था। फिर भी हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करेंगे। जांच ये स्पष्ट करेगी कि ये मानवीय गलती थी या तकनीकी फेलियर। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल अब भी उठ रहा है कि ट्रेन ने सिग्नल क्यों तोड़ा? क्या ये हादसा मानवीय भूल थी या तकनीकी फेलियर? रेलवे सुरक्षा प्रणाली में कहां कमी रह गई? भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतकों के परिवारजन को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं हादसे के बाद हावड़ा रूट पर ट्रेन परिचालन ठप हो गया है। कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से डाइवर्ट किया गया है, जबकि कुछ में देरी हुई। रेल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी ट्रैक पर परिचालन जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तकनीकी विभाग ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। देखा जाए तो बिलासपुर का ये रेल हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं
बल्कि रेल सुरक्षा और तकनीकी निगरानी के महत्व को भी उजागर करता है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और परिवारजनों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के जिम्मेदारों और कारणों का खुलासा होगा। इस भयानक हादसे ने हमें याद दिलाया है कि रेल सुरक्षा में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी परिणाम ला सकती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित LICC मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे खुद हाइड्रोजन बम कहा और चुनाव में वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों का खुलासा किया। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाइड्रोजन फाइल्स नाम दिया और बताया कि ये किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव को उदाहरण के तौर पर पेश किया और दावा किया कि वहां 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवती की तस्वीर दिखाई और कहा कि इस महिला ने अलग अलग नामों सीमा स्वीटी, बिमला, सरस्वती आदि 22 बार वोट डाला। उन्होंने बताया कि महिला ब्राजील की मॉडल है और उसका हरियाणा की वोटर लिस्ट में होना गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, महाराष्ट्र, नॉर्थ, is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. वहीं राहुल गांधी ने कैटेगरी वाइज आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उनके अनुसार हरियाणा में 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोट मिले। राज्य में कुल मिलाकर 2 करोड़ वोटर हैं और अगर 25 लाख वोट फेक थे तो ये हर 8 में से 1 वोटर का आंकड़ा बनता है। उनका कहना है कि इसी वजह से कांग्रेस हार गई। देखिए, 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevapura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So, what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed by us of 25 lakhs,
That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. Right? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी दिखाया जिसमें सीएम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान मुख्यमंत्री की मुस्कान पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये मुस्कान सामान्य नहीं। देखिए वीडियो। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल का हवाला देते हुए कहा कि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस जीत रही थी, पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन वास्तविक मतों में बीजेपी ने जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पोस्टल बैलेट और वास्तविक वोट का मिजाज अलग रहा, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो देखा आपने राहुल गांधी का बड़ा खुलासा। उन्होंने इसे खुद हाइड्रोजन बम कहा और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के सबूत पेश किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय भी इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगले ही दिन बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी घोषणा की थी कि हाइड्रोजन बम लोडिंग है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दीपावली का त्यौहार जाते ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। पराली जलाने का मुद्दा हर साल सुर्खियों में आता है और अक्सर किसान इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। लेकिन क्या सच में प्रदूषण का असली कारण पराली है या फिर ये मौसम, वाहन और शहर की अपनी आदतें। दिल्ली एनसीआर में हर साल अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई और पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दौरान हवा में धुआं धूल मिलकर धुंध का निर्माण करती हैं। इसी वजह से कई लोग प्रदूषण के लिए किसान और उनकी पराली को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वास्तविकता कुछ और है। उदाहरण के लिए 2024 में धान की पराली 37,602 जगह पर जली, जबकि 2025 में गेहूं की पराली 60,615 जगह पर जली। इसके बावजूद अप्रैल मई में होने वाले प्रदूषण पर कोई ध्यान नहीं जाता। इसका मतलब साफ है कि पराली जलने से निश्चित रूप से प्रदूषण होता है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। सच्चाई यह है कि अक्टूबर नवंबर में मौसम की स्थिति के कारण धुआं और धूल दिल्ली एनसीआर में जम जाते हैं। इसीलिए ये कहना कि प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। असली वजह है शहर का अपना प्रदूषण और लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां। वाहन धुएं, फैक्ट्रियों का धुआं, सड़कों की धूल और लगातार बढ़ता कंस्ट्रक्शन। इसीलिए दिल्ली के प्रदूषण का असली जिम्मेदार किसान नहीं, पराली जलाना एक छोटा सा हिस्सा भर है, जबकि असली कारण है शहर की ट्रैफिक, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला धुआं। प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदारी केवल कुछ ही लोगों की नहीं, बल्कि पूरे शहर और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार की भी है। तो आज हमने देखा राजनीति की गर्मी, हादसों की भयावहता और हमारे शहरों के पर्यावरण का सच। बिहार की 121 सीटों की जंग, बिलासपुर का रेल हादसा, राहुल गांधी का बड़ा खुलासा और दिल्ली एनसीआर का हवा संकट। हर खबर हमें याद दिलाती है कि असली कहानी सिर्फ खबरों के पीछे नहीं, बल्कि उनके असर और जिम्मेदारी में छिपी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ सुने नहीं, समझें और जिम्मेदारी महसूस करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। खबरें अब तक में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।